रेडॉक्स रिएक्शंस में फिर से एक बार हम सभी लोगों का वेलकम कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर बात की थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, और अगर हमें इस स्ट्रक्चर का नॉलेज रहे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंपैरिजन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन कर सकते हैं, तो आसानी से किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। इस क्लास में हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हम ऑक्सीडेशन स्टेट को मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम दो एग्जांपल्स लेंगे। एक लेंगे H2SO4 का स्ट्रक्चर ये है, और हम जानते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, लेकिन हम इसको मैथमेटिक्स से भी कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं बाय स्ट्रक्चर, कभी कभी हम स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, कभी कभी हम हेल्पलेस होते हैं, हम स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, तो हम मैथमेटिक्स का भी यूज कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल तो हम ये लेंगे, और दूसरा एग्जांपल हम लेंगे H2SO5 का। करेक्ट, H2SO5 का स्ट्रक्चर ये है, यहां पर भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। क्यों +6 है? क्योंकि 6 बार ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन यहां भी खींचा है, 6 बार ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन यहां भी खींचा है, दैट्स वाई +6 यहां भी है, +6 यहां भी है। अब बात करो मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स कहता है, ठीक है, या पहले हम कहते हैं, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं, चाहे H2SO4 है चाहे H2SO5 है, दोनों ही एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, आयन नहीं है। आयंस के ऊपर चार्ज होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, सबको मिला देने पर 0 आना चाहिए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट मिलाने पर 0 आएगा। अगर निगेटिव या पॉजिटिव आयन है तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट मिलाने पर उतना ही निगेटिव या उतना ही पॉजिटिव आना चाहिए जितना कि उसके ऊपर चार्ज है। जैसे मान लो हमारे पास सल्फेट आयन है, तो इसमें सल्फर है, ऑक्सीजन है और 2 निगेटिव चार्ज भी है। तो सल्फर और 4 ऑक्सीजन का जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट मिलाएंगे तो 2 निगेटिव के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि इस पर 2 माइनस चार्ज है। तो चलो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करना है, तो हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट X, सल्फर का Y और ऑक्सीजन का Z ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन 2 बार है, 2x हो जाएगा, सल्फर 1 बार है तो Y रहेगा, ऑक्सीजन 4 बार है तो 4Z हो जाएगा। सबको मिलाने पर क्या होगा? 0 होगा। हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मतलब Y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब मैथमेटिक्स कहता है, अभी तक हम कह रहे थे, अब मैथमेटिक्स कहता है कि अगर हमें Y का वैल्यू पता करना है तो हमें X और Z का वैल्यू पता होना चाहिए। एक इक्वेशन में 3 क्वांटिटीज है X, Y एंड Z। अगर किसी भी एक को कैलकुलेट करना है तो बाकी 2 हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता है तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये कहां से पता होगा? तो जनरल आइडिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब पर -1 का चार्ज आता है, क्योंकि इन सब के अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले करके खींच करके -1 हो जाते हैं। ऑक्सीजन -2 होता है, क्योंकि इसके अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले करके 8 बना लेता है, -2 हो जाता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम +1 होते हैं, क्योंकि इन सब के अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे सोडियम का 281, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम प्लस बनाता है, इसी तरह से बाकी सब भी प्लस बनाते हैं। तो इन सब का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। इसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और उसके बाद स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। ठीक है, तो हम अपनी मेमोरी में इतना डेटा फिट कर सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जहां भी आएंगे हम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन जहां भी आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट -2 यूज कर सकते हैं। ये जहां भी आएगा +1 यूज कर सकते हैं, ये जहां भी आएगा +2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक जनरल डेटा यूज करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन का Z का वैल्यू, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रख दें, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट X है
+1 रखते हैं, तो 2 इंटू +1 प्लस y प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू 0। ये हो गया 2 प्लस y एंड -8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू +8 -2 +6। तो हम लोग मैथमेटिक्स की मदद से वो +6 ला दिए। हम +6 पहले भी देखे थे और +6 फिर से ला दिए। ये रिजल्ट भी सही है, वो रिजल्ट भी सही है, ठीक है, रिजल्ट दोनों सेम है, ये भी सही है वो भी सही है। तो हम स्ट्रक्चर से भी काम कर सकते हैं और हम मैथमेटिक्स से भी काम कर सकते हैं। मैथमेटिक्स से कैसे काम किया, एक्स वाई जेड, वाई का वैल्यू निकालना है तो 2 वैल्यूज हमें पता होने चाहिए। 2 वैल्यूज कहाँ से आएंगे, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का नॉलेज, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नॉलेज, सब कुछ को मिक्स करके हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि इन सब पर -1 आना चाहिए, इस पर -2 आना चाहिए, इन सब पर +1 आना चाहिए, इन सब पर +2 आना चाहिए। तो हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट Z की जगह -2 यूज कर लिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट X की जगह +1 यूज कर लिया, और इन दोनों का वैल्यू जब हमने यूज कर लिया तो जो तीसरा वाला था उसका वैल्यू हमारे सामने निकल करके चला आया। नाउ सेम मेथड यूज करके जरा इस सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने की कोशिश करो। चलो करते हैं। तो अगर हम सेम मेथड इसके लिए यूज करें, 2 हाइड्रोजन है, दिस इज H2SO5 नॉट H2SO4, H2SO5। तो H2SO5 2 हाइड्रोजन है, 2x, सल्फर है सो y, एंड 5 ऑक्सीजन है सो 5 इंटू Z मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये सब ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है कोई चार्ज है नहीं, तो 0 आएगा ही आएगा। x का वैल्यू +1, 2 इंटू +1 प्लस y, z का वैल्यू -2, 5 इंटू -2 0। ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा +2 प्लस y -10 इक्वल टू 0। 2 और 10 को मिला दो, ये 2 पॉजिटिव है 10 निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा y -8 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको थोड़ा सॉल्व करो, 8 को उधर भेज दो, y इज इक्वल टू +8। ये दो गड़बड़ हो गया, +6 आना चाहिए था, +8 कहां से आ गया, इसमें तो अच्छा काम हुआ था, यहां पर गड़बड़ कहां से हो गया। कैलकुलेशन तो हम लोगों ने सब सही किया है ना, एक बार मिला दो जरा, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 2x है, y है, 5z है, ओके। x की जगह +1 रखना ही था, रख दिया। y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, z की जगह -2 रखना था, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट रख दिया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया -10 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया +2 हो जाएगा, इन दोनों को मिला देंगे -8 हो जाएगा, -8 उधर भेज देंगे +8 हो जाएगा। तो मैथमेटिकली हमने सही काम किया है, वो रिजल्ट इसके बराबर नहीं आया। अब या तो वो गलत है या तो ये गलत है, और हम इसको साफ साफ देख रहे हैं कि ये सही है, मतलब वही गलत है, और हमने कैलकुलेशन में गलती नहीं की है, ठीक है ना, मतलब ये मेथड गड़बड़ है, करेक्ट। हमने कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं की है, वो भी कह रहा है यस कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं की है, फिर भी आंसर गलत आया। इट मींस कि मैथमेटिकल मेथड जो है उसके अपने लिमिटेशंस है, ठीक है ना। हमने जानबूझ कर किसी एग्जांपल को तुम्हारे सामने रखा है, गलती की है, ये दिखाने के लिए कि मैथमेटिकल मेथड परफेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गलती कब हो जाएगी हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो गलती क्यों हुई है या तो तुम लोग समझ गए होगे, और नहीं समझे होगे तो हम समझाते हैं। यहाँ पर जरा एक एक एटम सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लोकेट करो। सल्फर का तो +6 है ही, ऑक्सीजन पर जरा फोकस करो, -2 क्यों -2, क्योंकि 2 बार इलेक्ट्रॉन खींचा। क्यों -2, क्योंकि 2 बार सल्फर का इलेक्ट्रॉन खींचा। क्यों -2, क्योंकि सल्फर का इलेक्ट्रॉन खींचा और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन खींचा। इसका -1 करेक्ट, इसका -1 करेक्ट। क्यों -1 है, क्योंकि इधर से तो इलेक्ट्रॉन खींचा लेकिन इधर से नहीं खींच पाया। इसका भी -1 है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा लेकिन इधर से नहीं खींच पाएगा। ऑक्सीजन का बिहेवियर 2 तरह का है, -2 है, -1 भी है, लेकिन यहां तो हमने फॉर्मूले में वो बात ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये बात तो हमें तब समझ में आएगी ना जब हमें स्ट्रक्चर पता रहेगा। ये फॉर्मूला H2SO5 देखकर के किसको पता है कि यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है, 3 -2 वाले हैं और बाकी के 2 ऑक्सीजन -1 वाले हैं। ये देख करके कोई बता सकता है क्या? ये देख करके तो कोई नहीं बता सकता, हम भी नहीं बता सकते।
इसीलिए हमने इस फॉर्मूले को देख करके तुरंत जो है 2x + y + 5z = 0 लिखा, कैलकुलेट किया और +8 लाए और गलत हो गया क्योंकि हमारे सामने स्ट्रक्चर भी पड़ा हुआ है। तो स्ट्रक्चर से जो रिजल्ट लाते हैं वो बिल्कुल सही होता है, और मैथमेटिक्स से जो रिजल्ट लाते हैं वो सही है कि गलत है हमें कुछ भी नहीं पता होता है, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं कौन कहाँ कैसे कनेक्टेड है। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है कनेक्टिविटी से ही है कि कौन किसके साथ कनेक्टेड है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम मैथमेटिक्स से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बहुत रेयर केसेस में जहां हमें कुछ नहीं पता है, जहां हम बिल्कुल हेल्पलेस है, लेकिन हम रिजल्ट पर भरोसा भी तो नहीं कर सकते हर जगह। तो हम कहेंगे मैथमेटिक्स को बिल्कुल अवॉइड करो, ठीक है। बुक में भी थोड़ा मैथमेटिकल वे में कहीं कहीं दिया होता है, कहीं कहीं टीचर्स भी पढ़ाते हैं। तो मैथमेटिक्स को जहां तक संभव हो अवॉइड करो। कुछ जगहों पर मैथमेटिकल वे में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, उनकी बात हम जरूर करेंगे कि कहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पर कर सकते हैं उनकी बात हम जरूर करेंगे। लेकिन ध्यान जरूर देना है कि मैथमेटिक्स हमेशा सही नहीं हो सकता। मतलब मैथमेटिक्स तो सही है, लेकिन मैथमेटिकल रिजल्ट जो है आया है वो हमेशा सही नहीं होगा। ऑक्सीजन पर -2 होता है, हम कैसे मान सकते हैं? अभी हमने पिछले क्लास में देखा था, कभी ऑक्सीजन पॉजिटिव होता है, कभी ऑक्सीजन निगेटिव होता है, कभी ऑक्सीजन पर +1 होता है, कभी ऑक्सीजन पर +2 होता है, कभी ऑक्सीजन पर -2 होता है, ठीक है। क्लोरीन भी जो है -1 कैसे मान सकते हो? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर क्लोरीन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो तो क्या होगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और क्लोरीन पर पॉजिटिव आ जाएगा। ब्रोमीन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव और ब्रोमीन पर पॉजिटिव आ जाएगा। आयोडीन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आयोडीन पर पॉजिटिव आएगा। तो हम कैसे मान सकते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हमेशा होगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि नहीं, जहां भी फ्लोरीन दिखा -1, जहां भी क्लोरीन दिखा -1, जहां भी ब्रोमीन दिखा -1, हम हमेशा ऐसा नहीं मान सकते। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर, जहां स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है वहां काम स्ट्रक्चर से करना। मैथमेटिक्स को हर जगह नहीं लाना है, करेक्ट। जहां बिल्कुल क्लियर हो कि नहीं यहाँ Cl- ही है, वहां तुम अपना मैथमेटिक्स यूज करो। जहां बिल्कुल क्लियर हो कि नहीं यहाँ ऑक्सीजन पर -2 ही है, वहां अपना मैथमेटिक्स यूज करो, ठीक है। जहां बिल्कुल क्लियर हो कि नहीं हाइड्रोजन तो +1 ही होगा, वहां मैथमेटिक्स यूज करो। लेकिन जहां क्लियर नहीं है वहां पर मैथमेटिक्स यूज करो, तो वैसे उल्टा सीधा रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा, करेक्ट। तो मैथमेटिक्स हम हर जगह नहीं यूज करेंगे। जहां तक संभव होगा हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। अगर डी ब्लॉक का कोई मेटल तुम्हारे सामने आ जाए तब हम तुम्हें छूट देते हैं कि तुम पूरा मैथमेटिक्स यूज करो, वहां पर कोई गलती नहीं होने जा रही, ठीक है। जैसे मान लो हमारे सामने KMnO4 आ गया, डी ब्लॉक का कोई भी मेटल तुम्हें दिख जाए, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना हो, तुम मैथमेटिक्स का फ्रीली यूज करो। मोस्ट ऑफ द टाइम मान करके चलो कि कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर मैग्नीज है, हमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो पोटेशियम X, मैग्नीज Y और ऑक्सीजन Z। तो 4Z लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि 4 बार ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 यूज करो, तो +1 एंड Y 4 × -2 = 0 एंड ये हो जाएगा -8, ये है +1 और ये Y, ये है 0। -8 और +1 मिला देंगे तो Y + -7 = 0, Y +7। और इसको हम जस्टिफाई भी कर दे रहे हैं। दिस इज द मैग्नीज, इसने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस एंड K+। ये है KMnO4। इसमें ऑक्सीजन ने 7 बार मैग्नीज से बॉन्ड बनाया है, हर बार ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, इसीलिए इसके ऊपर +7 दिखाई पड़ रहा है। तो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, लेकिन मैथमेटिकली भी जस्टिफाई किया है, ठीक है। सॉरी, मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है, लेकिन स्ट्रक्चर बना करके भी जस्टिफाई किया है कि यहाँ पर क्यों +7 आया है। तो जब भी डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट दिखे तो तुम्हें हम पूरा फ्रीडम देते हैं कि तुम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके अपना काम चला लो। तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह स्ट्रक्चर बना नहीं पाओगे। लेकिन जब तुम लोग हमारी केमिस्ट्री का पूरा कोर्स कवर कर लोगे, स्पेशली जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तुम लोग जिस दिन पढ़ लोगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ते ही ये डी ब्लॉक वाले में भी मैथमेटिक्स का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो होते हैं उनका बिहेवियर हम अभी तक नहीं स्टडी कर पाए हैं, उसकी स्टडी हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही कर पाएंगे। तो जैसे ही तुम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लोगे, बिल्कुल तुम्हें इस मैथमेटिक्स से मुक्ति मिल जाएगी, और वहां पर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट सीधा स्ट्रक्चर से, हर तरह के सिस्टम का ऑक्सीडेशन स्टेट
मतलब हर तरह के सिस्टम में ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से ही निकालना पसंद करोगे। तो जब तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ लेते हो तब तक डी ब्लॉक वालों के लिए अपना मैथमेटिक्स लगाए रहो, और जहां पर बिल्कुल श्योर रहो कि नहीं ये क्लोरीन है -1 होगा ही होगा, तो वहां मैथमेटिकली क्लोरीन का -1 रखने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, जैसे अब MgCl2 है तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों क्लोरीन पर माइनस है, इस पर +2 होगा ही होगा। इसमें क्या स्ट्रक्चर बना रहा हो, क्या मैथमेटिक्स लगाना। पूछा जाए कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो ये 2 क्लोरीन है, दोनों पर नेगेटिव है, तो इस पर +2 तो होगा ही, इसमें सोचना क्या है इतना। ठीक है, इसी तरह से मान लो हमसे K2Cr2O7 पूछा जाए, K2Cr2O7, पोटेशियम 2X, क्रोमियम 2Y, ऑक्सीजन 7Z इज इक्वल टू 0। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, पहला वाला रो तो सब जनरल +1 बनाते हैं, तो 2 × +1 2y, 7 × -2 equal to 0, 7 × -2 is -14, is +2 plus 2y 0, +2 and -14 मिल करके -12 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, 2y is equal to +12 या y is equal to +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +6 है। हम स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश करते हैं, चलो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं कुछ ऐसा, ये है K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर मेरी तरफ से। ये पूरी तरह से हमारे दिमाग की स्टोरी है, हमने कहीं इसका स्ट्रक्चर ऐसा देखा नहीं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने कभी खोजा भी नहीं, लेकिन आज तुम्हारे सामने जब पढ़ा रहे तो हमें जरूरत पड़ी कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बनाया जाए। तो मेरा माइंड कहता है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, बट कंडीशंस आर अप्लाइड। तुम लोग जरा बुक में खोजने की कोशिश करना, कहीं ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है क्या, मिले तो ठीक, नहीं मिले तब भी ठीक। ओके एंड एक्सेप्टेड। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, क्योंकि 6 बार ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, 6 बार ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो +6 हमने मैथमेटिक्स से भी अभी लाया था, 2y is equal to +12 and y is equal to +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैथमेटिक्स से भी +6, और जो स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, हमारा दिमाग कहता है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होना चाहिए, तो +6 होना ही चाहिए। ठीक है, तो डी ब्लॉक कभी भी दिखे, डी ब्लॉक का कोई मैटर, तो मैथमेटिक्स यूज करने में बिल्कुल भी संकोच मत करना। लेकिन और कुछ दिखे तो थोड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना। एक और एग्जांपल लाइक FeH2O NH3 एंड SO4। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का पता करना है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट X, पानी एक मॉलिक्यूल है, इसका चार्ज 0, अमोनिया मॉलिक्यूल है, इसका चार्ज 0। ठीक है, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ये है, FeH2O 3 times, अमोनिया 3 times एंड सल्फेट आयन आउटसाइड द ब्रैकेट। करेक्ट, आयरन है, 3 वाटर मॉलिक्यूल, 3 अमोनिया मॉलिक्यूल, एक सल्फेट आयन बाहर से लगा हुआ है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमने आयरन को लिखा। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं, हम सीधे कह रहे हैं कि पानी एक मॉलिक्यूल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। एक मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं तो तीनों को मिलाकर के भी कोई चार्ज नहीं होगा, 0। अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो अगर एक पर कोई चार्ज नहीं तो तीनों का चार्ज मिला करके 0 ही हो जाएगा। सल्फेट आयन को हम जानते हैं कि इसके ऊपर 2 नेगेटिव होता है, तो हमें सल्फर ऑक्सीजन को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लिख दो। अगर 2 बार होगा तो उसको डबल कर देंगे, 3 बार होगा तो ट्रिपल कर देंगे, सिर्फ 1 बार है इसीलिए -2 लिखा। और ये कंपाउंड अगर पूरा देखें तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इट इज इक्वल टू 0। सो x - 2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू +2 निकल गया। ये है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। एक और एग्जांपल NiCO4। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO ऐसे भी लिखा जाता है, CO ऐसे भी लिखा जाता है। कैपिटल C स्मॉल o मींस कोबाल्ट, ठीक है, 27वां एलिमेंट, 27th एलिमेंट कोबाल्ट। और ये है CO कैपिटल O मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन।
कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है जिस पर ना तो कोई पॉजिटिव है ना तो कोई नेगेटिव है। हमें इसमें NiCO4 में निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है। चलो इसको मान लिया X। कार्बन मोनोऑक्साइड तो मॉलिक्यूल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। एक मॉलिक्यूल ले, चाहे 4 मॉलिक्यूल ले, चाहे 10 मॉलिक्यूल ले, चाहे 50 मॉलिक्यूल ले, चार्ज नहीं है तो नहीं है। तो इसका चार्ज कितना हो गया? 0। इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू 0। निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो डी ब्लॉक के मेटल्स के केस में हम अपना मैथमेटिक्स खुद दौड़ा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी केसेस में स्ट्रक्चर पर फोकस करें, ठीक है। K2Ni CN6CN4 इसका निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट जरा पता करो। तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मान लिया X। पोटेशियम हम जानते हैं, पोटेशियम जहां भी होता है +1 होता है, सो +1, करेक्ट। साइनाइड आयन, जरा इसको पहचानो। कार्बन नाइट्रोजन को अलग अलग मत देखो, इसको अलग एक साथ पहचानो। Cl- साइनाइड आयन होता है, तो जहां भी ये रहेगा -1 रहेगा। तो एक साइनाइड पर 1 माइनस, तो 4 साइनाइड पर 4 माइनस। अब ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है, इस पर कोई चार्ज नहीं, तो सब मिला करके 0, ठीक है। ये इसको 2 बार लेना होगा, इसको 2 बार लेना होगा। तो +2 + x -4 इज इक्वल टू 0। और अब हम x का वैल्यू निकाल दें। +2 -4 मिलाकर -2 हो गया। x इज इक्वल टू +2, ठीक है। इस तरह से हम निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकाल दें। तो ये हमें ध्यान देना है मैथमेटिकली कैलकुलेट करते समय कि हमें एक एक एलिमेंट को अलग अलग पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक मॉलिक्यूल पहचान सकते हैं तो उसको पूरा उसका चार्ज एक साथ 0 कर दो। अगर हम कोई आयन पहचान सकते हैं, जैसे हमने साइनाइड को पहचाना, तो कार्बन और नाइट्रोजन को अलग अलग नहीं देखा, पूरे साइनाइड का चार्ज -1 है, तो चारों साइनाइड का चार्ज मिला करके -4 होगा। इसका चार्ज इतना है, टोटल मिलाकर 0 है, तो x का वैल्यू निकल गया। हमने अभी एक सल्फेट आयन देखा था थोड़ी देर पहले, तो सल्फेट का चार्ज -2 होता है, तो हमें सल्फर ऑक्सीजन को अलग अलग देखने की अभी कोई जरूरत नहीं है। पूरे सल्फेट के बदले में -2 रख करके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं। तो ये सब एक्सपीरियंस की बातें हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे हमारे साथ, वैसे वैसे एक्सपीरियंस भी तुम्हारा बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे काम जो है अच्छा होता जाएगा। तो मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल वे जरूर यूज करो, लेकिन किसके लिए? डी ब्लॉक वालों के लिए। अगर पी ब्लॉक के कंपाउंड्स आते हैं तो ट्राई करो कि वहां पर स्ट्रक्चर से काम चलाया जाए, स्ट्रक्चर बना करके हम ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने की कोशिश करेंगे। डी ब्लॉक वालों के लिए मैथमेटिकल तरीका यूज करो, और एस ब्लॉक वालों के लिए क्या करोगे? हमने डी ब्लॉक की बात कर ली, पी ब्लॉक की बात कर ली, एस ब्लॉक की भी थोड़ी सी बात कर ली है। एस ब्लॉक वाले फिक्स होते हैं, लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, सब फिक्स है +1, जहां पे रहेंगे +1। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, स्ट्रांसियम है, ये सब +2 इनका भी। इसके नीचे कौन होता है भाई? बेरियम एंड रेडियम। तो एस ब्लॉक वाले +1 +2 में फिक्स होते हैं, उनके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। एस ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वो +1 में +2 में फिक्स होते हैं। लिथियम है +1, हाइड्रोजन है +1। कभी कभी हाइड्रोजन जो है थोड़ा सा -1 भी हो जाता है। हाइड्रोजन जो है +1 के साथ साथ कभी कभी -1 भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन से या फिर नॉन मेटल से, ये बोलो कि हाइड्रोजन का बॉन्ड नॉन मेटल से, लाइक सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कुछ भी हो, तो इस पर जो है प्लस होगा, जब माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। लेकिन हाइड्रोजन को अगर सोडियम से जोड़ दिया जाए तो सोडियम पर प्लस होता है तो हाइड्रोजन पर माइनस होना पड़ेगा। या बोलो कि हाइड्रोजन जो है मेटल्स के सामने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब भी हाइड्रोजन किसी मेटल से जुड़ता है तो हाइड्रोजन पर -1 भी होता है, और उस समय मेटल पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो मेटल माइनस में जनरली जाते नहीं है, तो मेटल जब भी हाइड्रोजन से जुड़ता है हाइड्रोजन पर -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल मेथड भी है, लेकिन इसका यूज हम कहाँ करेंगे? सिर्फ डी ब्लॉक वालों के लिए। एस ब्लॉक वालों में हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे सीधे दिख रहा है +1 और +2 टाइप का। हाइड्रोजन +1 और -1 दोनों हो सकता है। मेटल के साथ है तो -1, नॉन मेटल लाइक क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, इन सब के साथ है तो +1, मेटल के साथ है तो -1। पी ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट दिखाई पड़ते हैं तो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। डी ब्लॉक का कुछ दिखाई पड़ता है तो फॉर्मूला अपना काम करेगा। एस ब्लॉक वालों के लिए
परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और एफ ब्लॉक का कोई एग्जांपल जनरली तुम्हारे पास आएगा नहीं, और आएगा तो फॉर्मूला मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। जैसे डी ब्लॉक के लिए मैथमेटिक्स यूज किया, वैसे ही एफ ब्लॉक के लिए भी मैथमेटिक्स यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, एक तरह से सबको जो है हमने कवर कर दिया। पी ब्लॉक के लिए स्ट्रक्चर बनाओ, डी ब्लॉक के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करो, ओके। एफ ब्लॉक के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करो, और एस ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, +1 +2 होता ही है। हाइड्रोजन के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना कि कभी +1 भी होता है, कभी -1 भी होता है। +1 कब होता है? नॉन मेटल्स के साथ। -1 कब होता है? मेटल्स के साथ। मेटल कौन, नॉन मेटल कौन, ये तो तुम लोग समझते ही होगे, नहीं समझते हो तो अभी हम बता देते हैं। एस ब्लॉक पूरा मेटल हाइड्रोजन को छोड़कर, डी ब्लॉक पूरा मेटल हाइड्रोजन को छोड़कर, एफ ब्लॉक पूरा मेटल हाइड्रोजन को छोड़कर, अच्छा उसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, तुम कहा बार बार हाइड्रोजन को छोड़ने को कह रहे हैं। एस ब्लॉक पूरा मेटल हाइड्रोजन को छोड़कर, डी ब्लॉक पूरा मेटल, हाइड्रोजन उसमें है ही नहीं तो छोड़ने की बात भी मत करो। एफ ब्लॉक पूरा मेटल। पी ब्लॉक जो है उसमें कुछ मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं, तो जरा उसमें पता करने की कोशिश करो कि पी ब्लॉक में मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। मेटल और नॉन मेटल का जो डिवीजन है सिर्फ पी ब्लॉक में चलता है। डी ब्लॉक पूरी तरह से मेटल है, एफ ब्लॉक पूरी तरह से मेटल है, एस ब्लॉक पूरी तरह से मेटल है सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर, और पी ब्लॉक में कुछ मेटल्स भी हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, कुछ बीच वाले भी हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। तो थोड़ा अपना बुक को खोलो, तो इधर उधर आगे पीछे करो, पता करने की कोशिश करो कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, किसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस पर भी एक छोटा सा क्लास कभी और लें, लेकिन आज बस इतना ही, और हम निकलते हैं, फिर मिलेंगे हम दूसरे क्लास में।